नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स के दूसरे अध्याय सेकंड चैप्टर बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि इससे पहले भी इस चैप्टर से एक क्लास हो चुका है, वहाँ आपने बल के अवधारणाओं को, कंसेप्ट को देखा था कि फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, फिर ये बल किस तरह के प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। इन सभी बातों पर हमने पहले क्लास में विस्तार से चर्चा किया था। आज बल के प्रकार पर आएंगे और परिणामी बल को भी जानेंगे, रिजल्टेंट फोर्स को। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ पिछले क्लास को, कि जहाँ आपने बल के बारे में पढ़ा था तो हम लोग निचली कक्षाओं में पढ़े थे बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है। मुख्य रूप से जो बल आरोपित करने का तरीका है, तो या तो किसी वस्तु को खींचते हैं या किसी वस्तु को धकेलते हैं। ये खींचना या धकेलना मुख्य रूप से यही बल आरोपित करने का तरीका है। और हम लोग दैनिक जीवन में कई प्रकार के बल आरोपित करते हैं, लगाते हैं, और बल लगा करके ही वस्तुओं में कई तरह के परिवर्तन किए जाते हैं या परिवर्तन करने की चेष्टा की जाती है। इस पर पिछले क्लास में हम लोग विस्तार से बात किए थे। जो लोग हो सकता है नहीं देख पाए हैं, पिछला क्लास नहीं कर पाए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर हमारा वीडियो अपलोड है, आप वहां से पहला क्लास अवश्य कर लें, तो ही आपको बाकी बातों को समझने में सुविधा होगी। और हमने आपको कहा था यह फिजिक्स है, इसमें पूरा पूरा मैथ जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए आप जब भी फिजिक्स को पढ़ें, खास करके, वैसे तो पूरा साइंस ही सिस्टमेटिक पढ़ने का चीज है, पढ़ाई ही क्रमबद्ध होनी चाहिए हर एक विषयों की, लेकिन यहाँ बहुत ही अनिवार्य हो जाता है कि विज्ञान के क्लास में आप हों, खास करके फिजिक्स में, भौतिकी में, यहाँ आपको एकदम सिस्टमेटिक पढ़ना है। इसलिए सभी लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे, इस बात को बताएंगे भी कि एक ऐसा चैनल है जहां आप साइंस की कंप्लीट पढ़ाई कर सकते हैं, कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं। एकदम जिस तरह से लाइव क्लास होता है, आमने सामने बैठ करके हम लोग पढ़ते हैं, बस उस तरह की अनुभूति होती है। कुछ लोगों का कमेंट्स आया था, जो हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट थे, वो बता रहे थे कमेंट्स में कि सर मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसा कि हम आज से 7 साल या 10 साल पहले आमने सामने बैठकर पढ़ते थे, हूबहू उसी तरह की अनुभूति होती है। तो बड़ी खुशी मिलती है आपके कमेंट्स से। इसलिए आप सभी निश्चित रूप से जो भी क्लास होता है, आप उसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या आइडिया है, कितना सीख पाते हैं, क्या परेशानियां आपको आती है, निश्चित रूप से हमें कमेंट करें। तो उससे दो फायदा होगा, एक तो कमेंट्स करने से हम अपने आप को सुधार पाएंगे, और दूसरी बात कि हमारा हौसला भी बढ़ता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है कि निश्चित रूप से लोग हमें देख रहे हैं, हमारे विचारों को समझ रहे हैं, बातों को सुन पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए आप सभी वीडियो के अंत में कमेंट्स भी करें निश्चित रूप से। अगर अच्छा लगे पढ़ाई तो लाइक भी बनता है आपका, एक लाइक भी करें। और खास करके जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तो जल्दी से जल्दी आपके पास सूचना चली जाएगी। तो आइए आज के विषय वस्तु पर आते हैं। बल, जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसमें परिवर्तन लाता है। परिवर्तन किस चीज में? तो अवस्था में, स्थिति में, आकार में, प्रकार में, इन सभी चीजों में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है। उसी भौतिक राशि को, उसी फिजिकल क्वांटिटी को बल कहा गया था, अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। और आपने यह भी देखा था कि बल को एफ से सूचित किया जाता है। एफ, फोर्स चूंकि अंग्रेजी है, इसलिए बल को एफ से हम लोग सूचित करते हैं। और एक दूसरी बात जो हमने वहां नहीं किया था, आगे करेंगे अगले टॉपिक में, कि बल का जो मात्रक होता है, आपने पढ़ा था फिजिक्स में कि प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक की जरूरत होती है। तो बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आगे इस पर हम लोग बात करेंगे कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। और न्यूटन तो जैसे ही नाम आया तो आपने समझ ही गया होगा कि सर आइजैक न्यूटन के नाम पर यह रखा गया है। इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे, और उनका फिजिक्स में इतना बड़ा योगदान है कि हम कह नहीं सकते हैं। फिजिक्स का कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए, वहां न्यूटन साहब का कुछ ना कुछ तो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। इसलिए जो मॉडर्न फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, आधुनिक भौतिकी पढ़ते हैं, तो न्यूटन साहब को तो उस मॉडर्न फिजिक्स का फादर भी माना गया है, जनक भी माना गया है। तो विस्तार से यहाँ न्यूटन के गति के नियमों की भी चर्चा होगी।
काफी रोचक होने वाला है हमारा चैप्टर, इसलिए कंटिन्यू आप सभी इस वीडियो को देखते रहें, रेगुलर क्लास लेते रहें और जो भी बातें होगी उस पर आप खूब विचार करें बढ़िया से। कहीं दिक्कत हो तो हमें निश्चित रूप से आप फोन भी कर सकते हैं या कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हमारा टॉपिक है परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स। अब बात आती है कि ये परिणामी बल कहां से आया। सबसे पहले परिणाम शब्द से परिचय लीजिए। परिणाम अंग्रेजी में रिजल्ट। अभी कुछ दिन पहले बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आए थे, आप भी अपने स्कूलों में एग्जाम देते होंगे या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी एग्जाम देते होंगे, उसके भी रिजल्ट आते हैं। तो रिजल्ट परिणाम, तो उस रिजल्ट से बन गया है रिजल्टेंट और परिणाम से बन गया परिणामी। अब सोचिए कि एक पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है या एक लोहे का बड़ा सा बक्सा ट्रंक रखा हुआ आपके घर में या दरवाजे पर, छत पर, जहां भी रखा हो, और उस बक्सा को दो तरफ से दो आदमी अपने अपने दिशा में खींच रहा है। एक इधर उत्तर की दिशा में, दूसरा इधर दक्षिण की दिशा में खींच रहा है। अगर दोनों आदमी खूब बल लगा करके उस बक्सा को खींच रहा है और उस बॉक्स या बक्सा के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? आप यही निर्णय करेंगे कि दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है। लेकिन सोचिए कि एक आदमी अपनी तरफ खींच रहा है बॉक्स को और दूसरी आदमी अपनी तरफ खींच रहा है। जो दूसरा आदमी है वो बॉक्स को अपने तरफ खींच के लेके चल देता है कुछ समय के बाद। इसका मतलब है कि दूसरा आदमी जिन्होंने अपने तरफ बक्सा को खींच कर लेके चला गया वह अधिक बल लगाया पहले आदमी के तुलना में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो किसी वस्तु पर जो बल आरोपित होता है, तो कई बार क्या होता है, दो या दो से अधिक बल लगते हैं। तो किसी वस्तु पर जब दो या दो से अधिक बल आरोपित किया जाता है तो उन बलों का एक परिणामी बल होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है। और उस परिणामी बल को हम लोग यहाँ बीजगणितीय योगफल अलजेब्रिक सम के द्वारा ज्ञात करते हैं और उसको जोड़ करके ज्ञात करते हैं। तो उसी बीजगणितीय योगफल को हम लोग परिणामी बल या रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं हम लोग, और उस परिणामी बल के आधार पर फिर बल का जो प्रकार होगा, टाइप्स ऑफ फोर्स होगा, उस पर भी चर्चा होगी। आइए पहले परिणामी बल के परिभाषा को देखते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले दो या दो से अधिक बलों के बीच गणितीय योगफल को परिणामी बल कहते हैं। एकदम सिंपल सरल परिभाषा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले दो या दो से अधिक बलों, अब वस्तु है कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं। हो सकता है एक बल किसी दिशा में, दूसरा बल दूसरे दिशा में, तीसरा बल तीसरे दिशा में, कई दिशाओं में भी लग सकता है, एक दिशा में भी लग सकता है, दो दिशा में भी लग सकती है। तो किसी वस्तु पर जो लगने वाले दो या दो से अधिक बल होते हैं, उन बलों का जो परिणामी बल होता है वह क्या होता है, जितने भी बल उस वस्तु पर लगाए जाते हैं उन सभी बलों का बीजगणितीय योगफल होता है और उसी बीजगणितीय योगफल को उस वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ एक छोटा छोटा उदाहरण दिया गया जिससे इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप सोचिए कि यह कोई पत्थर का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा है, इस पर दो बल लग रहा है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, एक बल इस दिशा में लग रहा है, बाएं डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन का बल, और दूसरा बल इधर दाएं डायरेक्शन में लग रहा है 18 न्यूटन का बल। तो देखिए दोनों तरफ इसमें बल लग रहा है। एक बल जिधर 10 न्यूटन लग रहा है उसके ठीक विपरीत दिशा में 18 न्यूटन का बल लग रहा है। और आप समझ गए होंगे कि यह वस्तु किधर के तरफ गति करेगी, 18 न्यूटन की दिशा में गति करेगी। जिस दिशा में 18 न्यूटन का बल लगेगा उस दिशा में यह वस्तु गति करने लगेगी। तो आखिर इस पर कितना परिणामी बल लगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, परिणामी बल को, कि उच्च बल जो होता है उसमें से निम्न बल को माइनस कर देते हैं, घटा लेते हैं। तो परिणामी बल बराबर लिखे हैं 18 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, तो बराबर हो गया कितना, 8 न्यूटन। मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो इस वस्तु पर लगने वाला हो गया वह 8 न्यूटन का हुआ। एक दूसरा उदाहरण से यहाँ समझिए कि फिर उसी तरह की वस्तु है, एक दिशा में लग रहा है 10 न्यूटन और उसके ठीक विपरीत दिशा में भी लग रहा है 10 न्यूटन का बल। तो दोनों दिशा में 10-10 न्यूटन का बल लगता है। तो आप समझ सकते हैं वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसका जो परिणामी बल होगा 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन। इसलिए जैसे 0 न्यूटन का बल लगेगा मतलब जो कुल लगने वाला बल है वो शून्य है। जैसे एक आदमी दिन भर में, अगर हम लोग ऐसा सोचें कि 100 रुपये कमाता है और शाम में 100 रुपये खर्च करके घर आ जाता है, तो घर आते समय उसके पास कितने रुपये होंगे, कुछ नहीं होगा। तो बस उसी तरह से वो रिजल्ट जो हुआ वो फाइनली वो 0 हो गया।
लेकिन एक आदमी अगर 100 रुपये कमाता है और 60 रुपये खर्च करके घर आता है तो निश्चित रूप से उसके पैकेट में, उसके जो वॉलेट होगा उसमें 40 रुपया होगा, तो वो 40 रुपया धन हो गया, वो कमा करके जमा कर लिया। तो ठीक उसी तरह से अगर किसी वस्तु पर आप 2 या 2 से अधिक बल लगाते हैं और उन सभी बलों का जो बीजगणितीय योगफल होगा, जो योगफल होगा, अगर अलग विपरीत दिशा में बल लगेगा तो अधिक बल में से कम बल को घटा देंगे, एक ही दिशा में बल लगेगा बीजगणितीय योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों बलों को जोड़ देंगे। ये सीधी सी बात है। यहाँ चूंकि दोनों बल दो दिशा में लग रहा है, इसलिए एक बल में से दूसरे बल को घटाते हैं, एक बल में से दूसरे बल को घटाते हैं। लेकिन अगर दोनों बल एक ही दिशा में लगेगा तो दोनों बल को जोड़ देंगे तब, तो बीजगणितीय जो मान होगा उस बल का, वही उसका परिणामी बल कहलाता है, रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। आगे जो उदाहरण आएगा उससे आप क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम लोग फिर आगे देख रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है कि परिणामी बल के आधार पर बल निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। ये जो परिणामी बल है, रिजल्टेंट फोर्स है, इसके आधार पर बल को 2 भागों में बांटा गया है। मतलब बल 2 प्रकार के होते हैं। इस परिणामी बल के आधार पर बल 2 भाग में बांटा गया है। पहला देखिए, आप यहां देख पा रहे होंगे, संतुलित बल बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा असंतुलित बल अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब एक तो संतुलित बल हो गया बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा असंतुलित बल अनबैलेंस्ड फोर्स। अब दोनों की परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। संतुलित बल है यदि किसी वस्तु पर लगने वाले 2 या 2 से अधिक बलों का परिणामी बल शून्य होता है। परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है, तो उसे संतुलित बल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ जो ये वस्तु है इस पर 2 बल लग रहा है। एक बल इस दिशा में लग रहा है 10 न्यूटन का, और दूसरा बल उसके ठीक विपरीत दिशा में लग रहा है 10 न्यूटन का। तो दोनों दिशाओं में जो बल लगता है 10-10 न्यूटन का, तो अगर परिणामी बल हम लोग ज्ञात करेंगे तो 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए कहते हैं परिणामी बल क्या हो गया, शून्य हो गया। और जैसे परिणामी बल शून्य होगा, इसका मतलब इस वस्तु पर जो बल लग रहा है वह संतुलित बल है, बैलेंस्ड फोर्स है। तो आप याद रखेंगे, किसी भी वस्तु पर लगने वाले 2 या 2 से अधिक बलों का परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स का मान यदि 0 होगा तो उस वस्तु पर लगने वाले बल का मान या उस वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहेंगे। इसके ठीक विपरीत 2 नंबर पर आप आइए, दूसरा जो बल है वो असंतुलित बल है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। और यहां कह रहा है यदि किसी वस्तु पर लगने वाले 2 या 2 से अधिक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है। परिणामी बल शून्य नहीं होता, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ था परिणामी बल शून्य हो जाता है, और यहाँ कह रहा है परिणामी बल शून्य नहीं होता है, तो उसे असंतुलित बल कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। यही था असंतुलित बल। और यहाँ आप उदाहरण में देख पा रहे होंगे कि इस दिशा में 10 न्यूटन का बल, इसके ठीक विपरीत दिशा में 18 न्यूटन का बल। तो जो परिणामी बल होगा 18 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, तो 8 न्यूटन का परिणामी बल हो जाएगा। इस तरह से अगर परिणामी बल का मान शून्य नहीं हुआ, शून्य को छोड़कर कुछ भी हो गया, तब उस प्रकार के बल को असंतुलित बल कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। और अगर परिणामी बल का मान शून्य हो गया तो उस प्रकार के बल को संतुलित बल कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। यहां जब आप संतुलित बल और असंतुलित बल को समझ रहे हैं, अब दोनों बलों को आप पहचान सकते हैं, तो इसके आधार पर हम लोगों को कुछ बात और करनी है। और क्या बात है कि अब एक बड़ा ही यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न आता है आपके लिए कि वस्तु में अगर हमें गति उत्पन्न करना होगा, वस्तु के स्थान को बदलना होगा, वस्तु की स्थिति को बदलना होगा, उसके आकार को बदलना होगा, तो आप संतुलित बल लगाएंगे उस पर या असंतुलित बल लगाएंगे। अब सोचिए, हमने शुरू में कहा था कि एक बेंच ही है, उस बेंच को एक स्टूडेंट अपने तरफ खींच रहा है 50 न्यूटन के बल से, और दूसरा स्टूडेंट भी अपने तरफ खींच रहा है 50 न्यूटन के बल से। क्या उस बेंच की स्थिति या पोजीशन में कोई चेंज होगा, कोई परिवर्तन होगा? आप निश्चित रूप से इस बात को समझ पा रहे होंगे। दोनों स्टूडेंट अपने अपने तरफ अगर उस बेंच को समान बल से खींचता है तो उस बेंच की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ठीक विपरीत कंडीशन पर सोचिए कि एक स्टूडेंट 50 न्यूटन के बल से धकेल रहा है। सोचिए यही अगर बेंच है, एक बार हम लोग कहे खींच रहा है, इधर भी 50 न्यूटन के बल से और इधर भी 50 न्यूटन के बल से, इस बेंच की स्थिति में या मार्कर की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर दूसरी स्थिति देखिए, इस मार्कर पर 50 न्यूटन के बल से धक्का दे रहा है इधर से, उसी समय दूसरा स्टूडेंट इधर से भी 50 न्यूटन का बल का धक्का दे रहा है।
अगर दोनों तरफ से धक्का भी समान बल का लगेगा तो पर भी इस मार्कर या इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन दरअसल कौन लाएगा, तो वह काम करेगा असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। कि यदि किसी वस्तु के स्थिति, अवस्था, आकार, व्यवस्था में आपको परिवर्तन लाना है तो वहां असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। गति को बदलना हो, दिशा को बदलना हो, तो इसको हर हाल में आपको वस्तुओं पर असंतुलित बल लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में जो इतनी सारी गतियां होती है, इतने सारे परिवर्तन होते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी कौन है, असंतुलित बल जिम्मेदार है। असंतुलित बल उत्तरदायी है। जब तक असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा तब स्थिति, आकार, गति के दिशा में कहीं भी परिवर्तन संभव नहीं हो सकता है। इसलिए आप याद रखेंगे कि जब भी वस्तु की स्थिति, आकार में परिवर्तन लाने की बात आएगी तो वह असंतुलित बल ही वस्तु की स्थिति, आकार को परिवर्तित कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एक बात और ऐड कर सकते हैं, एक बात और जोड़ सकते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति या आकार को बदलने के लिए किस तरह के बल की आवश्यकता होती है, असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। इस बात को यहाँ आप ऐड कर सकते हैं कि आप लोग भी लिख लीजिए, किसी वस्तु के स्थिति या आकार में परिवर्तन लाने के लिए किस बल की आवश्यकता होगी, असंतुलित बल, असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। इस बात को भी आप नोट कर लेंगे, किसी वस्तु के स्थिति या आकार में परिवर्तन लाने के लिए असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होगी। तो जब भी आपको कहीं आप देख रहे हैं कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो इससे हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस वस्तु पर कैसा बल लगाया गया है, असंतुलित बल लगाया गया है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया गया है। और अब हम लोग बहुत करीब हैं, जब बल के बारे में और कुछ चीजों को पढ़ेंगे और साथ में गति के नियमों का चर्चा होगा, जो बहुत ही विश्वविख्यात नियम है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस पर विस्तार से आगे एक दो क्लास में चर्चा होने वाली है, इसलिए बहुत सीरियसली आप चैप्टर को पढ़िए। जो टेक्स्ट बुक आपका दिया गया है उस टेक्स्ट बुक को खूब बढ़िया से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। वहां कई सरल उदाहरणों के द्वारा बातों को समझाने का प्रयास किया गया, आप समझिए। और कोई दिक्कत हो तो आप बिना हिचक के, बिना संकोच के आप हमें पूछें, मैं निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करूंगा। बस आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और उम्मीद है कि आप सबों को ये बातें समझ में आई होगी। तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे बात को, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। और एक रिक्वेस्ट, वीडियो को एंड तक अभी अवश्य देखिए सभी लोग, उससे ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन और रोचक बातें लेकर के बल तथा गति के नियम का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।